आधे तो ऐसे आते हैं जैसे गार्डन में घूमने आए हुए। कहाँ पे, गुलाब बाग में घूम रहे हो क्या तुम? तो फिर हाँ, तो गुलाब बाग उदयपुर में ही है, नहीं है क्या? कोई बात नहीं, तुम डोरी नगर में घूम लो, यहाँ पे भी गार्डन। चलो, तो गणतंत्र दिवस कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा। लड्डू खाए नहीं खाए? खाए थे। अच्छा, नुक्ती थी क्या? और नमकीन थी? तुमने फिर वापिस अकेले अकेले खा लिया, मुझे तो खिलाया ही नहीं। और आज क्या खाया फिर? आज भी लड्डू खाए, फिर मुझे नहीं खिलाया, फिर अकेले अकेले खा लिया। कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, आपको नहीं खिलाएंगे हम। मजाक कर रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं रहता, मैं 3 लड्डू खा लिए, तुम खाओ आज। चलो तो बेटा अपना अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करें। फर्टिलाइजर अपना कंप्लीट हो चुका है। जितने भी कॉन्सेप्ट अपने एग्जाम्स के हिसाब से बनते हैं, वेदर आपका जेट हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, सुपरवाइजर हो, इवन आपका AA हो, सारे के सारे पेपर्स जो है, सारे पेपर्स के अंदर जो भी चीजें पूछी जा सकती है वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और पढ़ते टाइम तुम्हें लगा कि डिफिकल्ट है, मुश्किल लगा? नहीं, बहुत इजी है। बस कुछ चीजें जो हमने क्लास में डिस्कस करी ये इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से याद रखना। और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर का न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन जो फिक्स है कि किसी ना किसी फर्टिलाइजर का न्यूट्रिएंट कंटेंट पूछता ही पूछता है, कंफर्म है। बहुत सिंपल सा पूछ लेता, कई बार तो यूरिया का पूछ लेता नाइट्रोजन कितना है, ठीक है, सबको पता है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके डोजेस के ऊपर बनते हैं, जो कि हमने क्रॉप्स के अंदर बात करी है ना। जैसे हम कहेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो वीट के अंदर कितना दिया जाता है, गेहूं की फसल में नाइट्रोजन कितना दिया जाता है? 100 से 120 या 80 से 100? 100 से 120 किलो नाइट्रोजन। फॉस्फोरस 60 से 80 और पोटेशियम 30 से 40। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक एवरेज वैल्यू है। इस तरह की वैल्यूज जो है वो पूछी जाती है। शुगर केन या फिर गन्ना की बात कर ले, पढ़ लिया क्या तुमने? अच्छा, तुमने नहीं पढ़ा, इंग्लिश मीडियम के हो गया, वो जानते हैं। शुगर केन के अंदर कितना नाइट्रोजन चाहिए होता है? 100 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, पूरे 1 साल के लिए या 1 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए वो फील्ड पर रहती है, तो उसको ज्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कुछ कॉमन सेंस की चीजें हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड पल्स क्रॉप में, है ना, कि जितनी भी पल्स क्रॉप है आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली की, उसमें नाइट्रोजन कितना चाहिए होता है? दलहनी फसलों में 60 से 80 कितना चाहिए होता है? 30 से 40 किलोग्राम। कितना चाहिए होता है? 30 से 40। इतना नाइट्रोजन जो है उनके लिए काफी है। एक क्रॉप को छोड़कर राजमा, उसके लिए कितना चाहिए होगा? लगभग है वो 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर चाहिए होता है, वीट के आसपास। ठीक है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रहा है। तो ये हमारे कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम क्रॉप्स के साथ पढ़ रहे हैं। तो आपका फर्टिलाइजर पोर्शन ऐसा नहीं है कि केवल यही कंप्लीट हुआ। आपने जब क्रॉप्स पढ़ी है उसके अंदर भी कई कॉन्सेप्ट आपके आए हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी वहां पर याद रखना है। ठीक है, राइस के अंदर कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं? अमोनियम सल्फेट ले रहे हैं, क्लोराइड यूज नहीं करेंगे। आप बात करेंगे आपके दूसरे से पोटैटो है, टोबैको है, इन सब के अंदर भी। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना जो अगला टॉपिक है बेटा वो कौन सा है? सीड है। कौन सा है? सीड, या फिर इसको और क्या कहते हैं हिंदी में?
बीज कहते हैं। हमको अपने कोर्स के हिसाब से सीड की दो चीजें पढ़नी है। पहला तो हमें पढ़ना है बेटा कि सीड जो है उसके अंदर उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसकी लक्षण क्या है, एक बीज है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ने। दूसरा हमें पढ़ना है क्वालिटी या फिर उसकी गुणवत्ता, कि बीज जो है उसकी गुणवत्ता कैसे डिसाइड होगी। हम कहते हैं ना कि ये तो अच्छा बीज है, ये बुरा बीज है, वो कैसे पता लगाएंगे, उसके क्या क्राइटेरिया है वो पढ़ने हैं। और अगर हम किसी को अच्छा सीड कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या राज है, ये सारी चीजें हमें समझना जरूरी है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर लेवल पर आते हैं, चाहे आप यूजी लेवल की बात करो, आपके जेट ICAR BHU का पेपर है, आपके सुपरवाइजर और AAO के एग्जाम में तो फिक्स है कि क्वेश्चन आता ही है, ओके। प्री PG के एग्जाम में भी क्वेश्चन आना है। ICAR के जितने बड़े बड़े एग्जाम से सभी के अंदर सीट से एक क्वेश्चन जो है वो मिनिमम से मिनिमम आपको मिलता ही है, ठीक है। इसीलिए सीट को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सीट के अंदर कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसके अंदर हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। पहले हम ये तो समझे कि सीड होता क्या है, हम पूरा का पूरा सीड पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं पूछूंगा सीड क्या होता है, तुम कहोगे बीज, ठीक है। तो बीज होता क्या है वो समझना है, तो पहला काम ही यही है। तो सबसे पहली चीज याद रखना बेटा, बीज की जो परिभाषा है वो एग्रीकल्चर की नहीं है। बीज कौन बताएगा, बायोलॉजी बताएगी। कौन बताएगा, बायोलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी है वो हमें बताती है कि जो बीज होता है ना बेटा, ये एक्चुअली में क्या होता है, एक परिपक्व बीजांड होता है। क्या होता है बेटा, एक परिपक्व बीजांड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं, ठीक है। बीजांड क्या होता है बेटा, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल। और ये ओव्यूल कैसे बनता है ये आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, यह बताऊंगा 2 घंटे अभी उसी में चाहिए होंगे, वो अलग से लंबी क्लास हो जाएगी, पर वो बायो के अंदर है। आप बायो पढ़ेंगे तो उस टाइम पर बहुत अच्छे से समझेंगे पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेगास्पोर क्या होता है, माइक्रोस्पोर क्या होता है, फिर वहां पर पोलन ट्यूब कैसे बनती है, फिर ओवरी के अंदर क्या क्या जो है अपने ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे आप पढ़ोगे। उस टाइम आप खुद जान जाएंगे कि ओव्यूल क्या है। एक अपन बेसिक टर्म्स के अंदर देख ले ओव्यूल क्या है। तो हम क्या मानते हैं कि हमारी जो ओवरी या फिर अंडाशय है, आपको फूल के अंदर पता है, एक जनरल जो डायग्राम है वो अपन इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्टिग्मा, ये क्या हो गया, स्टाइल, और ये क्या हुआ, ओवरी हुआ, पता है हमको ये, ठीक है। पोलन ट्यूब जब भी बनेगी तो पोलन ट्यूब सबसे पहले स्टिग्मा से होकर कहाँ जाएगी, स्टाइल में, और फिर कहाँ आएगी, ओवरी में। ओवरी का जो डायग्राम है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये ओवरी के अंदर होने वाली चीजें हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है बेटा 3 सेल्स जो है वो एक एंड पर होती है, मतलब एक तरफ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं, ये आप पढ़ेंगे, बायो में आ जाएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है वो देख लो। अब ये माइक्रोपाइलर एंड जो है ना, वहां पर क्या होता है, एक होती है एग सेल। क्या होती है बेटा, एग सेल, ठीक है। एक अंडा की जो कोशिका है, अंडा कोशिका, वो यहाँ पर होगी, और इसके साथ आकर कौन मिलता है बेटा, जो हमारा परागण है, सॉरी परागकण है। कौन है बेटा, परागकण या पोलन ग्रेन, ठीक है। उस पोलन ग्रेन से 2 सेल्स बनती हैं। पोलन ग्रेन एक ही, वो डिवाइड होकर 2 में बदल जाता है। एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल। आप जानते हो, ये चीज पढ़ लिया आपने, ठीक है। वेजिटेटिव सेल तो है ना बेटा, वो माइक्रोपाइलर के दूसरे एंड पर जाकर 2 हमारे जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनसे मिलती है, और यहाँ पर तीसरी सेल बनने से कितनी सेल हो गई बेटा, 3 हो गई ना, ठीक है। तो अगर इसको मैंने एन कहा, इसको भी एन कहा, इसको भी एन कहा, तो ये कितना बन गया, 3n बन गया, यही हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी ये जो सेल है, एग सेल, इसके साथ पराग कण जो है वो आकर मिलेगा, जिसका n नंबर है, इसका भी n नंबर है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, 2n बना लेंगे, ठीक है। तो बीज जो है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। कैसा होता है, द्विगुणित। और ये जो 3n बना, इसकी हम बात करेंगे, ये क्या चीज है, ठीक है। पहले सीड की बात कर ले,
तो ये हमारा जो पराग कण और एग सेल मिलने से बना, इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट या एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? ठीक है, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो जो है, इसके बाद हमारा जो बाहर का एम्ब्रियो का जो कवर है पूरा, वो मिलाकर क्या बनता है? ओव्यूल बनता है। क्या बनता है? ओव्यूल। और ये जो ओव्यूल है, इसी ओव्यूल को हमने क्या कहा? बीज कहा। क्या कहा बेटा? बीज। उस ओव्यूल के अंदर क्या आ जाएगी? एग सेल। ये हमारी तीनों सेल जो मिली यहाँ पर, वो भी इसी के अंदर आएगी, और बीज का ये पार्ट है वो भी आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक जो हमारा कवर बना, जिसके अंदर हमारी 3 सेल जो मिली एक साथ, वो भी है हमारी एग सेल, और हमारा जो पॉलन ग्रेन जो है वो मिला, वो भी है, और बीज के अंदर जो है साइटोप्लाज्म भी अवेलेबल है। ये पूरा एक जो कवर बना है, इसको हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? बीज। और अगर साइंटिफिकली बात कर ले तो इसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। क्या कहेंगे? कोई डाउट रहा इसके अंदर? नहीं, ये आप पढ़ चुके हैं, शायद नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे। आपका जो क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन पार्ट है प्लांट्स का, उसके अंदर आएगा, उसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि एक मैच्योर ओव्यूल या परिपक्व बीजांड जो है, उसको हमने क्या कहा बेटा? बायोलॉजी में बीज कहा। पर यहाँ पर कुछ शर्तें और होती है, उसको समझ ले। पहला तो कि ये जो ओव्यूल बना है, बीजांड बना है, ये कैसा होना चाहिए बेटा? फर्टिलाइज्ड होना चाहिए, मतलब निषेचित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निषेचित। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो क्या 2n बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन जरूरी है। सेकंड हम बात करें बेटा, कैसा होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए, मतलब मैच्योर होना चाहिए। अगर हमारा बीज मैच्योर नहीं है तो क्या उससे नया पौधा बन जाएगा? सोच के देखो, अभी इस टाइम पर गेहूं के दाने बन गए ना, अभी तो अब पकेंगे, अभी तो बन रहे हैं। क्या इस टाइम पर आप उनको उगाओ तो उग जाएंगे? नहीं उगेंगे, क्योंकि अभी तो खुद ही बेचारे छोटे हैं। ठीक है, तो परिपक्व नहीं है। लास्ट बात करें बेटा, कैसा होना चाहिए? जीवित या लिविंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जीवित। मतलब इस ओव्यूल के अंदर आने वाली हमारी जो कोशिकाएं हैं वो सभी कैसी हो? जीवित हो। तो हमारी तीनों रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए कि बीज क्या है बेटा? एक निषेचित, परिपक्व और जीवित क्या है? बीजांड है। क्या है? जीवित बीजांड है। इसको हम क्या कहेंगे? सीड कहेंगे, जिससे क्या हो सकता है? नए पौधे का निर्माण हो सकता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पर बनती है, निषेचित, परिपक्व व जीवित बीजांड, जिससे क्या होता है? नए पौधे का निर्माण। क्या होगा? इससे नए पौधे का निर्माण होगा। इसे हम क्या कहेंगे? सीड कहेंगे। कोई डाउट इसके अंदर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ भी लेंगे इसको तो और क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन सिंपल सी याद रखनी है आपको। ऑप्शन के अंदर जब पूछा जाएगा, एग्जाम में आ गया और पूछ लिया बीज क्या है, आपको ऑप्शन देगा परिपक्व बीजांड, ओव्यूल देगा परिपक्व भ्रूण, या आपका मैच्योर एम्ब्रियो, या दे देगा परिपक्व आपका ओवरी को क्या कहते हैं अपन? परिपक्व अंडाशय, या फिर आपको दे दिया परिपक्व भ्रूण पोष, परिपक्व एंडोस्पर्म। तो उस समय पर हमें पता होना चाहिए कि परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। ठीक है, एक जो ओव्यूल है उसको बीज कहेंगे। इतनी सी चीज जो है वो छोटी सी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है, लिख लिया इसको? एक डेफिनेशन लिखनी है, बस एक डेफिनेशन लिख लो कि बायोलॉजी क्या कहती है। ठीक है, ये बायोलॉजी के हिसाब से। एग्रीकल्चर जो है वो इससे बहुत अलग है। एग्रीकल्चर में हम बायोलॉजी से भी ज्यादा ग्रोथ कर चुके हैं, है ना। हमें अब पता है कि पौधा एक हमारे पास है, उससे नया पौधा बनाने के लिए हमारे पास बीज भी है, हमारे पास टिश्यू कल्चर भी है कि नहीं है ना। टिश्यू कल्चर में क्या चाहिए? पौधे का कोई भी भाग, कर्तोतक जिसे कहा, एक्सप्लांट, कोई भी भाग जिससे क्या बन सके? नया पौधा बन सके, उसको हम क्या कह देंगे? टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब एक पौधे से नया पौधा बन रहा है तो आपने जो चीज यूज करी है, क्या आप उसको बीज कह सकते हो? क्या नहीं कह सकते? क्या एग्रीकल्चर कहती है?
ठीक है, बायो के हिसाब से नहीं कह सकते, ठीक है, बायोलॉजी के हिसाब से वो डेफिनेशन गलत है, लेकिन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होने के नाते आप ये चीज बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक पौधे से नया पौधा बन रहा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ चीज यूज हो रही है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो भी सीड है, उस सीड के लिए हमने तो कह दिया कि एक ओव्यूल होगा या बीजांड होगा, उसी को हम बीज कहेंगे, वो कौन कह रहा है? बायोलॉजी। एग्रीकल्चर इसका जस्ट ऑपोजिट क्या कहती है कि पौधे का कोई भी भाग जिससे आप क्या कर रहे हैं, नया पौधा बना रहे हैं, उसको हम क्या कह देंगे? बीज कह देंगे, ठीक है। जैसे आप गुलाब की बात करो तो गुलाब को किससे बनाते बेटा? स्टेम कटिंग से या टी बडिंग से, ठीक है। तो टी बडिंग में भी आप क्या यूज कर रहे हो? प्लांट का कोई पार्टी तो यूज कर रहे हो ना। टी बडिंग में बड तो लगानी पड़ेगी ना आपको, ऐसा तो नहीं अपने आप हो जाएगा। टी बडिंग में आप एक बड अलग से निकालोगे, फिर उसको स्टेम में इंसर्ट करोगे, यही किया जाएगा, है ना। तो वो बड जो आप यूज कर रहे हो वो एक तरह से क्या है? सीड है। क्या है? सीड, ठीक है। तो ये हमारी दोनों डेफिनेशंस के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। एग्रीकल्चर हमसे क्या कहती है बेटा कि बीज जो है वो क्या है? पौधे का एक भाग है, ठीक है, जिससे क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? बीज कह देंगे, ठीक है। अब वो बीज क्या क्या हो सकता है वो सुन लो। पहला तो ये बीज जो है वो क्या हो सकता है? फल हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे हमारे जितनी भी सीरियल क्रॉप्स है, सीरियल क्रॉप्स आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं कौन कौन सी बेटा? ठीक है, गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं जितनी भी हमारी ग्रेमिनी कुल की फसलें, कौन सी? ग्रेमिनी या पोएसी कुल की फसलें हैं, जिसके अंदर क्या बन रहे हैं? उनके फ्रूट बन रहे हैं। हम एक्चुअली में जिसको बीज कहते हैं बेटा वो क्या है? फ्रूट है। क्या है? फ्रूट है, ठीक है, उसका फल है। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है ना। तो गेहूं के अंदर मीठा नहीं होता है, गेहूं के अंदर सिर्फ अच्छा ही होता है, ठीक है। कई बार सब्र करना भी घातक हो जाता है। होता है, क्यों नहीं होता है? आप खुद ही जानते हो। अगर क्लास मैंने कह दी 10 बजे स्टार्ट होगी और तुम यहाँ पर 9:30 बजे आकर बैठ जाओ कि नहीं 10 बजे क्लास स्टार्ट होगी, मैं 11 बजे तक नहीं आऊँ, तब भी तुम ये कहते रहो सब्र का फल मीठा होता है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। होगा या नहीं होगा? होगी ना गलत, ठीक है। मान लो उस दिन छुट्टी रख ली, मैं आया ही नहीं, फिर तो सब्र का फल मीठा नहीं होगा, बहुत कड़वा हो जाएगा कि टाइम भी वेस्ट हो गया, पढ़ाई भी नहीं हुई, यही चीज होगी ना। तो सब्र का फल हमेशा मीठा नहीं होता है, कभी कभी कड़वा भी होता है। इसीलिए सब्र वहीं रखना चाहिए जहां पर गारंटी होगी हाँ तुम्हें फल मिलेगा, और वो भी अच्छा ही मिलेगा उसका, ठीक है। सब्र कहाँ पर रखना है? अपनी तैयारी करने में। आपको एग्जाम के लिए जो तैयारी करनी है उसमें सब्र रखो कि आप मुझे हर रोज तैयारी रखनी है और मुझे कभी भी विचलित नहीं होना, कभी भी थोड़ा सा भी डिप्रेशन में नहीं आना, टेंशन में नहीं आना है। सब्र रखो कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ इसका फल है वो अच्छा मिलेगा, ठीक है, वो सब्र है। ऐसा नहीं बस चुपचाप बैठ जाओ कि हाँ हमने तो सब्र रख रखा है सर, पढ़ाई छोड़ रखी है, बस बैठ जाते हैं चुपचाप क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारे जो ग्रेमिनी फैमिली है उसमें क्या है बेटा? फ्रूट है। तो उस फल को हमने क्या कहा? उसका बीज कहा, ठीक है। सेकंड हम बात करें किसी जो हमारे पौधे उनके अंदर उनका जो तना होता है, ठीक है, उस तने को भी हम क्या कह सकते हैं? उसका बीज कह सकते हैं। जैसे आप बात करेंगे किसके अंदर है? मेन तो गन्ने के अंदर। किसके अंदर है बेटा? या फिर हम बात करेंगे किसकी? आलू की, पोटैटो की बात कर लो। तो गन्ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा? इंग्लिश मीडियम वाले कहाँ गए? ओके, रूपांतरित नहीं है, तना ही है। उसकी तने की जो कटिंग्स है उन्हीं को हम काट काट कर लगा देते हैं, ठीक है, वो हुआ। इसके अलावा आलू की बात करो तो आलू कैसे लगाया जाएगा?
अच्छा आलू की बता रहा था, मैं गन्ने की पूछ रहा था। चलो आलू के अंदर क्या करेंगे, उसका जो ट्यूबर है उसको काट कर हम लगा देते हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह से उसका सीड हो गया, है ना, क्योंकि उससे नया पौधा बन रहा है। तीसरी हम बात कर ले बेटा रूट की, तो रूट किसके अंदर यूज करेंगे, अश्वगंधा, ठीक है। हाथी घास पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, वो भी पढ़ा, उसकी रूट स्लिप यूज करते। या फिर हम बात करें शुगर बीट, तो सिंपल सा याद कर ले बेटा, कौन सा है हमारा, जैसे शकरकंद है, कौन सा है, शुगर बीट नहीं बेटा, इसको हम लिखेंगे स्वीट पोटैटो। क्या लिखेंगे, स्वीट पोटैटो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हमारी जो ग्रासेस है या फिर हमारी जितनी भी घास है, ठीक है, गाजर घास को छोड़ के, ओके, जैसे दूब घास हो गई या फिर आपकी नॉर्मली आप दूसरी ले लो, हाथी घास भी होगी, तो इनको हम क्या करते हैं बेटा, ये आपने पढ़े होंगे रनर्स और स्टोलन वगैरह, पढ़ लिया क्या, तो फिर तो तुम जानते हो, फिर तुम्हें बताने का कोई मतलब नहीं है। दूब घास जो है उसका प्रवर्धन किससे होता है, अब तुम बताओगे मेरे को, शकर से होता है, रनर से होता है, स्टोलन से। चलो हल्दी का किससे होता है, कंद से। उस रूपांतरित जड़ का नाम क्या है, अच्छा रूपांतरित जड़ होती है, रूपांतरित तना होता है, तना होता है पक्का। चलो अच्छा अदरक का, राइजोम, राइजोम रूपांतरित तना है या रूपांतरित जड़ है, जड़ है क्या, क्या होता है, चलो हॉर्टिकल्चर में सर से कंफर्म कर लेना, ठीक है, अभी लड़ो मत। लास्ट बात करें बेटा पत्तियों की, तो क्या किसी पौधे की पत्तियां भी बीज के रूप में यूज हो सकती है क्या, बिल्कुल। हमारे पास उदाहरण है कौन सा, ब्रायोफिलम, कौन सा बेटा, ब्रायोफिलम। और ये ब्रायोफिलम है, इसको पत्थर चट्टा कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, पत्थर चट्टा। आपने देखा हुआ है क्या, देखा हुआ होगा, बिल्कुल लाल रंग के बिल्कुल छोटे छोटे से फूल आते हैं, पत्तियां नीचे रहती है, एक डंडी ऊपर निकलती है, उसके ऊपर ये फूल लगते हैं। और इसका यूज जो है वो किडनी स्टोन्स के इलाज के लिए भी किया जाता है, ठीक है, एक अच्छा जो है इम्पोर्टेंट प्लांट है। इसकी जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों के किनारों पर क्या होता है बेटा, इस तरह से छोटे छोटे से ग्रूव्स होते हैं, खांचे से होते हैं, ठीक है। तो जब ये पत्ती मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो यहीं से क्या होता है, छोटे छोटे जो पौधे हैं ना वो अपनी जड़ों के साथ निकलते हैं, और जब ये पत्ती टूटकर जमीन में गिरती है तो ये हर जगह से क्या होता है, नए पौधे जो है वो वापस निकल आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको लगाना भी आसान है, इसका जो प्रवर्धन है वो भी बड़ा अच्छा होता है, सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार आपने पौधा लगा दिया एक, तो वहां पर हजारों पौधे हो जाते हैं उसके, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है। तो हमने देखा बेटा कि एग्रीकल्चर हमसे कहती है कि पौधे का कोई भी भाग जिससे नया पौधा बनता हो उसको हम क्या कह देंगे, बीज कह देंगे। बट बायोलॉजी है वो परफेक्ट एक ही डेफिनेशन देती है कि परिपक्व बीजांड या मैच्योर ओव्यूल है, उसी को हम क्या कहेंगे, बीज कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, बीज कैसे बन रहा है वो हमें प्रोसेस नहीं पढ़ना है यहाँ पर, वो आप बायो के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। हमें बीज से रिलेटेड चीजें ही बात करनी है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि बीज जो है उसके क्या क्या भाग होते हैं। तो हमने यहाँ पर पहली स्लाइड में बात करी थी कि एक हमारा पूरा कवर है, उस कवर के अंदर क्या है, एग सेल और हमारा जो पराग कण की जो कोशिका है वो है। दूसरे छोर पर क्या है, 3 हमारी कोशिकाएं एक साथ फ्यूज हुई, ठीक है। इस तरह से अंदर बना हुआ पूरा भाग है। एक बार वापस देख ले उसी पार्ट को, ओके। यही से बात करें बेटा, हमने यहां पर क्या देखा कि हमारा जो ओव्यूल हम कह रहे हैं बेटा, ठीक है, उस ओव्यूल के अंदर यहां पर 2 सेल पहले से थी, ठीक है। बट यहां पर जो एग सेल है इसके साथ कौन आकर मिला, हमारा परागकण। कौन मिला, परागकण। इसीलिए हमने कहा परागकण मिलने से कितना बना, ये 2n बना, ठीक है। तो यहां पर जो ये पार्ट बन रहा है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एम्ब्रियो। कैसे बनेगा अभी हम बात करेंगे। यहां पर कितनी कोशिकाएं थी, 3।
तो इन तीनों कोशिकाओं के मिलने से यहां पर 1n 2n और 3n, तो टोटल कितना हो गया बेटा 3n हो गया। ठीक है, ये दोनों भाग हुए, बीच में क्या आ गया साइटोप्लाज्म, क्या आ गया साइटोप्लाज्म आ गया बस। और बाहर जो है वो क्या होगा, एक कवर प्रेजेंट होगा, यही बात होगी, है ना। तो हम बायोलॉजी वाले सीट की जब बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो है 3 पार्ट मेन बनते हैं। कितने पार्ट बनते हैं बेटा 3 पार्ट। ठीक है, कौन कौन से उनको समझ ले। सबसे पहला जो पार्ट है, ठीक है, वो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं बेटा एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं एम्ब्रियो, या फिर इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे भ्रूण कहेंगे। क्या कहेंगे भ्रूण कहेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो जो है ये किससे बना बेटा, जब हमारी एग सेल के साथ कौन मिला हमारा पोलन ग्रेन। कौन मिला बेटा पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये 2 कोशिकाओं से मिलकर बनने वाला जो जगह है वो है। ठीक है, यहां पर ध्यान क्या रखना कि ये जो एम्ब्रियो है इसका काम क्या होता है, एम्ब्रियो का काम क्या होगा, जर्मिनेट होना। जर्मिनेट होके क्या करेगा, प्लांट डायरेक्ट बन जाएगा क्या, पहले क्या बनेगा, सोच के बीज से तो बन ही रहा है, बीज का तो भाग ही है। ये क्या करेगा, अरे भ्रूण का क्या काम होता है, भ्रूण समझते हो ना। ठीक है, मानव भ्रूण की बात कर ले, उससे क्या बनेगा, कल बच्चा बनेगा, बच्चे से क्या बनेगा, मानव बनेगा नया। ठीक है, तुम्हारे जैसे कुछ प्यारे प्यारे से बच्चे थोड़े से ढीठ, यही बनेंगे। तो भ्रूण का काम क्या है बेटा, कि नया पौधा बनाना है। क्या बनाना है, नया पौधा। ठीक है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो तैयार होता है कि हमारा जो पहला पार्ट है वो कौन सा है, एम्ब्रियो या फिर भ्रूण है। ठीक है, भ्रूण का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट, मतलब हम कह सकते हैं किसका निर्माण करना, तना और किसका, जड़ का निर्माण। और जब तने और जड़ का निर्माण होगा तो हम कह सकते हैं किसका निर्माण हो रहा है, नए पौधे का निर्माण। किसका निर्माण, नए पौधे का निर्माण, एक नए पादप का निर्माण जो है वो इसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, और हमने अभी बात करी कि ये जो एम्ब्रियो है किससे मिला है बेटा, एग सेल और पोलन ग्रेन से, तो इसका एन और इसका भी एन, तो कितना हो गया टोटल 2n, तो हमने यही बात करी। ठीक है, ये प्लॉइडी जो लिखा हुआ है ना बेटा, इसका मतलब क्या है, गुणिता। क्या मतलब है इसका, गुणिता। तो हम कहेंगे कैसा है, ये द्विगुणित है। कैसा है, द्विगुणित। यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत सिंपल सा आएगा, आपके बायो में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं पर वो डिफिकल्ट है, एग्रीकल्चर में बहुत सिंपल से क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करें कौन सा बेटा, एंडोस्पर्म। कौन सा है, इसको हम कहते हैं भ्रूण पोष। क्या कहते हैं, भ्रूण पोष। ठीक है, वेरी गुड, भ्रूण को पोषण देने का काम करेगा। अब भ्रूण बना है तो क्या वो अपने आप जीवित रह सकता है क्या, नहीं। अगर हम बात करें मानवीय भ्रूण की तो वहां पर भी माता जो है वो अपने बच्चे को, अपने भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह बीज जो है उसके अंदर भ्रूण उपस्थित है तो उसको वहां पर भोजन तो चाहिए होगा ना। वो नया पौधा बनाने जा रहा है और नया पौधा बनाते बनाते अगर उसकी ताकत खत्म हो गई तो क्या नया पौधा बन जाएगा, नहीं होगा। तो उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कौन देगा, एंडोस्पर्म या फिर भ्रूण पोष देगा। तो भ्रूण पोष का काम क्या हो गया बेटा, पोषण प्रदान करना। किसको, भ्रूण को। तो हम कहेंगे भ्रूण को पोषण देना। किसका काम है, भ्रूण पोष का। ठीक है, और ये भ्रूण पोष किससे मिलकर बनता है, हमारी जो दूसरी तरफ 3 कोशिकाएं थी उनसे मिलकर बनेगा। तो 3 कोशिकाओं से मिलकर बना तो इसकी गुणिता कितनी हो जाएगी, त्रिगुणित हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर है। और यही क्वेश्चन आता है कि भ्रूण पोष या फिर एंडोस्पर्म जो है उसकी गुणिता कितनी होती है, n, 2n, 3n और 4n। ठीक है, कितनी हो गई, 3n हो गई। ठीक है, या फिर आपको 4 पार्ट दे देगा, जैसे आपको दे दिया अंडाशय, एक आपको दे दिया भ्रूण, एक दे दिया भ्रूण पोष, एक दे दिया आपको फल।
और पूछ लिया निम्न में से त्रिगुणित भाग कौन सा है, ठीक है, ट्रिप्लॉइड कौन सा है, तो हम कहेंगे एंडोस्पर्म। इसके अलावा कोई दूसरा पार्ट ट्रिप्लॉइड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, तीसरा जो लास्ट पार्ट हमारे पास है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट या फिर बीज चौल। क्या कहा जाता है, बीज चौल या सीड कोट। सर्दियां चली गई क्या? हाँ, थोड़ी थोड़ी बाकी है। सर्दियों में तुमने भी कोट पहना होगा, क्यों पहना? कैसे, उससे थोड़े मोटे लगते हैं इसलिए। चलो, किस लिए पहना बेटा? सर्दी से बचने के लिए, ठीक है। तो बाहरी वातावरण से बचाने का काम कौन कर रहा है? कोट कर रहा है। कौन कर रहा है? कोट। तो जैसे हमारा कोट वैसे ही सीड का कोट काम करेगा। ये क्या करेगा बेटा? बचाव करेगा। किसका बचाव करेगा? भ्रूण का और भ्रूणपोष दोनों का करेगा। अगर बाहर ज्यादा टेम्परेचर कम हो गया, मान लो एंडोस्पर्मी खत्म हो गया, फिर क्या करोगे? एम्ब्रियो तो फिर वापस नया पौधा नहीं बना पाएगा। इसीलिए ये क्या करता है बेटा? ये रक्षा प्रदान करता है, ये सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है? भ्रूण व भ्रूणपोष जो है, उन दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। किससे सुरक्षा प्रदान करेगा? बाहरी वातावरण से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास बीज के कितने पार्ट हुए बेटा? 3 पार्ट। एक क्या है? भ्रूण या एम्ब्रियो, दूसरा एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, और तीसरा सीड कोट, ठीक है। भ्रूण का काम क्या है? तना और जड़ बनाना, मतलब नए पौधे का निर्माण। भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का काम भ्रूण को पोषण देना ताकि नया पौधा जो है वो अच्छा बने। और तीसरी चीज सीड कोट, उसका काम सुरक्षा देना। बस ये सिंपल सी चीज। आपको पूछ ले निम्न में से सीड का भाग है, बीज का भाग है, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, भ्रूण, भ्रूणपोष, बीज चौल और उपरोक्त सभी। आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अगर इनके अलावा कोई भाग दे दिया तो वो बीज का भाग नहीं होगा। क्लियर है चीज? ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर जब बात करते हैं, डायग्राम के थ्रू देखें, तो हमारा एम्ब्रियो जो है वो बीज में एक तरफ होता है, कई साइड में, ठीक है। जैसे आपने चना देखा बेटा, चने में चोंच देखी साइड में, जस्ट एक तरफ, वो चोंच नहीं है, वो एम्ब्रियो है। क्या है? एम्ब्रियो है, वो भ्रूण है, उस जगह एम्ब्रियो होता है, ठीक है। और फिर बात करें उसमें कॉर्डिलेटस देखें, जब आप चने की जो बीज है उसको अलग कर लेते हैं दोनों भागों को, ठीक है, तो वो दोनों भाग जो अलग हुए ना, वो एंडोस्पर्म है। क्या है? एंडोस्पर्म है, ठीक है। और उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की कवरिंग है वो क्या है? आपका सीड कोट है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं, सीड के पार्ट समझ में आ गए। चलो लिख लो इसको, लिख लिया गया। काम याद रहेगा, नाम याद रहेगा और गुणिता याद रहेगी। गुणिता मत भूलना बेटा, गुणिता एक की ही याद रखनी है, बाकी किसी की याद मत रखना। एंडोस्पर्म की गुणिता याद रखनी है। नारियल पानी पिया नहीं पिया तुमने? नहीं पिया हो तो जाके पीना, अच्छी चीज है, वो पीनी चाहिए, ठीक है। तो नारियल पानी जो है बेटा, उसके अंदर जो पानी है वो क्या है? वो एंडोस्पर्म है, वो भ्रूणपोष है जिसमें एनर्जी है। इसीलिए तुम्हें एनर्जी चाहिए तो नारियल पानी पीना चाहिए, ठीक है। कुछ होंगे ना तुम में से महान लोग, चलते चलते ही चक्कर आने लग जाते होंगे। हाँ, होंगे तुम में से कुछ ना कुछ तो होंगे ऐसे। क्लास में बैठे बैठे नींद आने लग जाती होगी, फिर चाय पीनी पड़ती है, तो चाय की जगह दिन में एक बार नारियल पानी पी लिया करो, ठीक है।